नमस्कार, मैं हूं किशन सिंह क्रांति और आप इस समय देख रहे हैं शुभ समय, सोशल मीडिया के छत्तीसगढ़ भारत के पहले ऑनलाइन न्यूज चैनल शुभ समय में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक ऐसे विषय को छुए जो आज इस देश को जरूरत है। हमारे साथ इस समय सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुशील जी व्यास है। आइए हम उनसे जानते हैं आज माननीय चंद्रशेखर जी की जो इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। वो समाजवाद के पुरोधा नेता थे। उनके साथ या यह कह सकते हैं कि एडवोकेट सुशील जी व्यास उनको हमेशा अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। एडवोकेट सुशील जी व्यास साहब, आप शुभ समय के एसोसिएट एडिटर भी है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो ये बात है कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की बात से शुरू करते हैं। समाजवाद का नारा उन्होंने वहां से दिया था। ये समाजवाद आखिर है क्या है? समाजवाद की परिभाषा क्या है? इस देश को बताया। नमस्कार। जयप्रकाश नारायण हो या राम मनोहर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो या चंद्रशेखर जी उसके मुलायम सिंह जी हो, जिस वाद की आप चर्चा कर रहे हैं जी, ये वाद कुछ नहीं है। ये वाद है सबको बराबरी का हक मिले, सबको बराबरी का मौका मिले और इस देश का जो हर नागरिक है वो अपने आप को बराबरी का हिस्सेदार हर चीज में समझे। वो है समाजवाद। यानी जिस समाज में सारे लोग अपने आप को बराबरी के हकदार और बराबरी के मौका जिसको मिल सके भागीदारी समझे, वो है समाजवाद। क्या स्ट्रक्चर समाजवाद का इस देश में अभी तक फिट हो पाया? हालांकि हमारे संविधान में भी शब्द लिखा है कि हम समाजवादी व्यवस्था को बनाने की कोशिश करेंगे। इस संविधान में पहला वाक्य है, लेकिन दुर्भाग्य से वो परिस्थितियां अभी तक निर्माण नहीं हो पाई। बावजूद इसके कि हम लोग टेक्निकली रूप से थियोरेटिकली समाजवाद की तरफ बढ़ने की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं न कहीं वो मामला अभी तक रुका हुआ है। जी, आज एक महान नेता जो तत्कालीन इस देश के प्रधानमंत्री रहे, श्री चंद्रशेखर जी भी एक समाजवाद के पुरोधा नेता थे और आप उनको हमेशा राजनीतिक गुरु मानते हैं और निश्चित रूप से आपके उनके राजनीतिक संबंध गुरु शिष्य के थे। तो उनके बारे में आप कुछ बताएं कि उनके विचारधारा में समाजवाद क्या था और कहां पर किस परिस्थितियों में वो समाजवाद को लाने के लिए तैयार थे। माननीय चंद्रशेखर जी ने एक विद्यार्थी नेता के रूप में आचार्य नरेंद्र देव जी के सानिध्य में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और हमेशा ही उनके जहन में राजनीतिक परिवेश में जब तक वो काम करते रहे, एक समाजवादी व्यवस्था को एक सुदृढ़ रूप से इस देश में लागू करने का एक सपना उनका रहा। वो कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस की सर्वोच्च समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी रहे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विश्वास पात्रों में से एक रहे। लेकिन वो अपने विचारधारा से इतने जुड़े हुए थे कि जब इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, तब सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होने के बावजूद उनको जेल भेजा गया, क्योंकि उनकी विचारधारा कहीं न कहीं कन्फ्रंट कर रही थी इंदिरा जी की विचारधाराओं के साथ। समाजवाद को लेकर के उन्होंने हमेशा ही जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया और संभवतः हिंदुस्तान के अंदर ये पहला राजनेता होगा जो कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक पैदल चला, गांव-गांव 6 महीने तक पैदल यात्रा उन्होंने की। पैदल यात्रा कोई घूमने के लिए नहीं गए, वो टहलने के लिए नहीं गए, पैदल यात्रा उन्होंने की इस देश की जो विभिन्नता में एकता है जो है उस सही माने वो संस्कृति को समझने के लिए। उन्होंने शोषित और पीड़ितों को दुख और दर्द को समझने के लिए, जानने के लिए उनके गांवों तक, उनके मोहल्लों तक जाने का काम उन्होंने किया। कन्याकुमारी से दिल्ली तक जो 6 महीना पैदल चले अपने साथियों के साथ, तो उन्होंने देश को समझने की कोशिश की और समझने के बाद जब उन्होंने कहा कि शोषित और पीड़ितों के साथ किस तरह की बात होनी चाहिए, एक वाक्य मैं कह दूं कि जब वो चल रहे थे तो उसी समय शायद एशियाड भारत में होने वाला था और दिल्ली शहर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तो एक भाषण में उन्होंने कहा कि इस देश की दुल्हने में जब घूम रहा हूँ गांव-गांव में, तो उनको पहनने के लिए उचित कपड़े तक नहीं है और एक तरफ हम खेल कूद के लिए शहरों को दुल्हनों की तरह सजा रहे हैं। हमें इन शहरों को दुल्हन की तरह सजाना बाद में करना होगा। पहले जो हमारी ये अछूते या जो कम कपड़ों में जिनको कपड़े नसीब नहीं हो रहे, ऐसी हमारी जो गांव की दुल्हन है उनको परिपूर्ण कपड़े दिलवाने होंगे। पहले उन दुल्हनों को सच्चे माने में दुल्हन बनाए, तब इन शहरों को दुल्हन की तरह सजाए। ये एक बहुत लंबी सोच थी उस व्यक्ति की।
मतलब समाजवाद के निश्चित रूप से पुरोधा थे वो कि समाजवाद इस तरह से गांवों से समाजवाद आएगा, यानी जो शहरों और गांवों की जो परिस्थिति है, जहां वेशभूषा कह सकते हो, रहन सहन कह सकते हो, उनका यही था कि इक्वल जो है रहन सहन हो, इक्वल जो है न्याय मिले, इक्वल जो है जीवन मिले उनका। सवाल शहर और गांव का नहीं, सवाल समाजवाद की मूल व्याख्या यही है कि जो देश का नागरिक है उसे ये भावनात्मक रूप से विश्वास हो जाए कि मैं इस देश का अन्य किसी नागरिक से कोई कम दर्जे का नागरिक नहीं हूं, और मुझे इस देश के अंदर जब जीवन अपना जी रहा हूं तो किसी अन्य व्यक्ति से कम मौका नहीं मिल रहा है। अब कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समाजवाद मूल रूप से कहता है मौका सबको बराबर मिलना चाहिए और हक सबको बराबर मिलना चाहिए। अगड़ा पिछड़े की बात नहीं होनी चाहिए, कमजोर और मजबूत की बात नहीं होनी चाहिए। मौका सबको बराबरी का मिले, अधिकार सबको बराबरी का मिले, फिर अपना अपना तकदीर है। तो सवाल शहर और गांव का नहीं, सवाल बराबरी के मौका का है और बराबरी के अधिकारों का। एक समय ऐसा भी आया था हिंदुस्तान में दौर, जिस समय विश्व के पटल पर आज ग्रीस का जो स्थिति है, जो दिवालिया के कगार पे आया गया है, इसी तरह से भारत भी उस जमाने में, उस समय में, मैं जानता हूं जहां तक चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल की बात थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी ऐसी, प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने किस तरह से उसको जो है भारत को उबारा। देखिए ये स्थिति जो है करीब करीब मई जून 1991 जी, जब चंद्रशेखर जी की सरकार, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी चला रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस देश में आम चुनाव चल रहे थे, और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजू जी की जो हत्या की 21 मई 1991 की हो चुकी थी, और एक ऐसी स्थिति आई जो आज जो मौजूदा यूनान ग्रीस की स्थिति है, दिवालियापन की कगार पर वो पहुंच गया है, अपने जो कर्ज है वो लौटा नहीं पा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत पतली है। तकरीबन मैं समझता हूं उससे भी पतली स्थिति हिंदुस्तान की हो गई थी। वो एक 2-4 दिन का पीरियड ऐसा आया जब 1.1 अरब डॉलर ही हमारे पास बचा था रिजर्व फंड में, और उसके साथ हम शायद महीना या 1.5 महीना अपने देश को चला पाते। तब तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं रहती है, लेकिन उन्होंने देश हित में एक बहुत हिम्मतपूर्ण और चुनौती भरा निर्णय लिया। 47 टन सोना उन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास अमेरिका भेज करके उसको गिरवी रखा, और वो सोना मुंबई में जहाजों से लाद करके वहां भेजा गया, और उसके सामने कर्ज लेकर के जो भी हमारे इमीडिएटली आर्थिक व्यवस्थापन करने का जो जिम्मा था उसको किया गया। और नतीजा हमने देखा कि वो जो एक पीरियड हम संभाल ले गए, जैसे एक होता है कि तेज बुखार होता है, उस समय आप कोई गोली ले लो तो दूसरे दिन आप काम पे जाने लायक हो जाते हो। तो वो जो 1991 में चुनाव के दौरान एक 5-7 दिन का ऐसा पीरियड आएगा, अगर उस समय हम नहीं संभलते, उस समय वो हिम्मत भरा कदम नहीं उठाते, तो शायद हम दिवालियापन की कगार पे चले जाते। लेकिन वो दूरगामी और दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने तुरंत हिम्मत भरा फैसला लिया, 47 टन सोना गिरवी रख करके वहां से जो कर्ज लेकर के देश को एक आर्थिक गर्त में जाने से उन्होंने बचाया। कई समय तक आप उनके साथ रहे हैं, ऐसा कोई संदेश आप इस समय इस देश को देना चाहे कि चंद्रशेखर जी की मूल आत्मा समाज के लिए और देश के लिए क्या बोलती थी उस समय? चंद्रशेखर जी की मूल आत्मा देश के आम एक पिछड़े समाज तबके तक पहुंची हुई थी। हमारे जैसे लोगों जब उनके साथ जुड़े तो आज हमारा कोई उनसे रिश्ता नहीं था खून का, या उनके साथ जितने भी, चाहे सुबोध कांत जी हों, भक्तचरण दास जी हों, या राजेंद्र राठौड़ जो हैं राजस्थान के मंत्री हैं, मैं किसका नाम लूं, कोई 60-62 लोग उनके साथ, वो जो नौजवान लोग थे जो उनके साथ एकदम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, चाहे वो श्याम रजक हो जो इस समय मंत्री हैं बिहार में, उनको उन्होंने तैयार किया। उनको इस तरह से तैयार किया जैसे कोई बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, और सारे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, कोई विषय अछूता नहीं रहा। उनको अपने जो उनके पदयात्रा सेंटर थे, जिसको हम आश्रम कहते थे, अलग अलग जगहों पे आश्रमों में 10 दिन 15 दिन की कैंप लगा करके विभिन्न विषयों पर उनको पढ़ाया सिखाया जाता था, और एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ इंटरेक्शन होता था। और वही है कि आज हम लोग जो भी थोड़ा बहुत सीख पाए राजनीति या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र, वो उनकी देन है। और उनके दिल में हमेशा ये था कि देश का एक पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति आगे आएगा तो देश मजबूत होगा, उसका आत्मविश्वास रहेगा तो देश मजबूत होगा। और अगर देश के किसी भी व्यक्ति का दिल टूट गया तो हम इस देश को इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर और पिछड़े समाज के हर व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत रखिए। जिस दिन देश के लोगों का आत्मविश्वास टूट गया, वो तो कोई भी व्यवस्था इस देश को टूटने से नहीं बचा सकेगी।
जी, संविधान में जैसे आपने पहले भी बताया कि संविधान में समाजवाद एक शब्द है जिसका सभी को अधिकार रहता है इस काम के लिए, लेकिन जैसे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या वर्तमान में कहें तो इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम से सरकार चल रही है, तो क्या समाजवाद को अपना रही है या वस्तु स्थिति समाजवाद की तरफ बढ़ रही है सरकार? देखिए, हर आदमी जो समाजवाद का नाम लेके आया है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां तक उनके मुखिया मुलायम सिंह की बात करें हम, तो उन्होंने बार बार कहा कि मेरा जो समाजवाद का कार्यकर्ता है वो इस तरह से काम करे, इस तरह से जीवन जिए, सादगी भरा जीवन जिए, समाज के लिए ये समाज उपयोगी काम करे। लेकिन दुर्भाग्य से जो व्यक्ति शासन में चला जाता है उसके साथ कुछ बीमारियां आ जाती है, और वो जो चुनाव के दौरान कुछ कहता है लेकिन एक बार शासन में आ जाता है तो उसकी रहन सहन चाल चलन बदल जाते हैं। मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था पे वो नहीं चल रहे हैं जिसकी वो प्रचार किया करते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था की तरफ चलें। दुर्भाग्य से उसको अभी तक पूरा रूप से पालन नहीं कर पाए। आज उस महान नेता की 8वीं पुण्यतिथि है जो इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, उनकी आत्मा को तृप्ति या उनकी आत्मा को ऐसा लगे कि मेरा हिंदुस्तान समाजवाद की ओर बढ़े, तो आप कोई संदेश देना चाहे इस देश के जनता को? नहीं, जैसा चंद्रशेखर जी कहते थे कि किसी के भरोसे रहोगे तो तकलीफ में रहोगे, अपना भविष्य खुद बनाइए और खुद मेहनत कीजिए, खुद आत्मविश्वास के साथ इतना अपने कदमों को आगे मजबूती के साथ बढ़ाइए कि देश को बनाने में, देश का निर्माण करने में आपका अपना योगदान हो। और जब देश का युवा पीढ़ी ये समझ लेगा कि हमारे शासन में बैठे हुए नेताओं के बजाय मुझे अपना निर्माण खुद करना है, अपना भविष्य खुद बनाना है और उसको मेरे भविष्य के माध्यम से देश का भविष्य बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है अगर उनके इस वाक्य को और इस ध्येय को कि आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर देश हित में और अपने भविष्य के लिए हम मजबूती से कदम खुद उठाएं तो स्वावलंबी बने, तो मैं समझता हूँ ये समाजवाद भी आ जाएगा और देश का विकास भी, और सच्ची श्रद्धांजलि भी उनको। अब ये श्रद्धांजलि सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सही माने में उनके विचारधाराओं को जिंदा रखने का काम हो जाएगा, क्योंकि हम कभी मानते नहीं चंद्रशेखर हमारे बीच में नहीं है। चंद्रशेखर अपने विचारों के माध्यम से, चंद्रशेखर अपने जीवन में दिए गए आचार और विचारों के माध्यम से आज भी हमारे माध्यम से, हमारे जैसे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके माध्यम से इस देश की 125 करोड़ जनता के बीच में जिंदा है। इसलिए हम उनको मानते नहीं कि हमारे बीच में नहीं है, इसलिए श्रद्धांजलि हम नहीं कहते। हमने आज भी उनसे कहा कि उनको विनम्र अभिवादन, हम अभिवादन करते हैं, श्रद्धांजलि तो उनको दी जाती है जो हमारे बीच से मिट गए हैं। वो हमारे बीच में से मिटे नहीं है, वो अभी भी हैं, उनकी विचारधारा है, उनका आचार विचार है, और उनकी विचारधारा और आचार विचार जब तक जिंदा रहेगी तब तक इस देश में समाजवाद के रूप में एक आशा रहेगी और एक समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिए देश तत्पर रहेगा और बन के रहेगा। और मुझे विश्वास है कि चंद्रशेखर जी की जो विचारधारा थी, उनकी जो जीवन की प्रक्रिया थी, जो जीवन काल उनका रहा, अगर कोई उसे आत्मसात कर लेगा युवा पीढ़ी तो इस देश में समाजवाद को सच्चे मायने में आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चंद्रशेखर जी के 60 से 70 इस देश में शिल्पहार थे, जिसमें से एक हमारे साथ है इस समय एडवोकेट सुशील जी व्यास। जैसा कि आपने उनके मुखारबिंद से भी सुना कि निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि देने का कोई नहीं, उन्हें विनम्र अभिवादन, क्योंकि आज भी हमारे दिलों में वो जिंदा है। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि 100 युवक सहृदय वाले अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये संसार आंदोलित हो उठता है। हम विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से इस देश में समाजवाद की, सही समाजवाद की दस्तक होगी और सभी लोग सुखी होंगे, सभी लोग समाज में जो है आपस में भाईचारा रहेगा। और जिस तरह से आपने बताया, इशारा भी किया, जैसे हमारा भी इशारा था कि समाजवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, वो भी कम से कम इस बात से इंडिकेट करे कि कम से कम इस देश को, इस देश की जनता को निश्चित रूप से समाजवाद, जैसा कि संविधान में अधिकार है, समाजवाद की ओर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा और विश्व का भी भला होगा। आज का इतना ही, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। धन्यवाद।